से हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर्स सॉल्व करने जा रहे हैं और हम कम से कम 3 से 4 मॉडल पेपर हल करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर रिवीजन कर लो। पहला मॉडल पेपर ये आप लोगों का करवाने जा रहे हैं 2023 का है, सेट नंबर 4 DY। कौन सा सेट नंबर है? DY का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो 20 क्वेश्चन बहुकल्पीय आते हैं उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पहला बहुकल्पीय प्रश्न है ना, ये बहुकल्पीय प्रश्न है टोटल। और हम लोगों से कह रहा है कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है A -3, -9, -9, 3, 9, 3 और -9, 2। तो देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी दे रखी है। तो पहले एक वो ले लेते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जैसे हमने एक रेखा ले ली, ठीक। अब हम लोगों से कह रहा है ये कि एक P बिंदु, मान लेते हैं ये P बिंदु है, ये P बिंदु है। P के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 2, -3, 2, -3। और हमको Q दे रखा है, Q बिंदु एक दे रखा है। Q के निर्देशांक है हमारे पास 10, y, 10, y। और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम लोगों को दे रखी है 10 मात्रक। कितनी दे रखी है? 10 मात्रक, ठीक है। 10 मात्रक इनके बीच की दूरी दे रखी है ये, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं यही से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। अब हमको y का मान बताना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदु अगर दिए हैं तो उनका फार्मूला होता है √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे, चूंकि देखो 1 नंबर में है तो ये सब पूरी कहानी आप मत करिएगा पेपर में, क्योंकि बहुकल्पीय ये सॉल्व नहीं मांगता है। सिर्फ सॉल्व इसलिए हम करा रहे हैं ताकि आपको ना आता हो तो सॉल्व देख के रिवीजन कर लो। वहाँ पे सॉल्व नहीं करना। अगर आपको आ रहा है तो मान लो आ रहा है तो उसको टिक कर दो तुरंत, आप आगे बढ़िए। लेकिन नहीं आ रहा है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए ध्यान देना। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, हम कुछ चीज़ें बोलेंगे लिखेंगे नहीं। तो आप लोग अगर हम बोल रहे हैं तो उसको आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु कौन कौन है हमारे पास? P Q है। दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं बीच की दूरी पर फार्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे इसको इधर रखिए या उधर रखिए, x1 - x2 कर दीजिए, y1 - y2 कर दीजिए, उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अगर ये x1 y1 x2 y2 है तो आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। बराबर लगाया, इसके नीचे ही बराबर है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 10। ये दो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको 10 दे रखी है, 10 दे रहा, हमने 10 रख दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब x2 कितना है हमारे पास? x2 हमारे पास 10 है। 10 माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है? y2 हमारे पास y है, y माइनस का y1 है माइनस का 3, तो वो माइनस आके इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस, और का होल स्क्वायर, ये लग गया। अब क्या करिए कि 10 = √10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे y + 3 है तो y + 3 का होल स्क्वायर खोल दो, a + b का होल स्क्वायर
तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू कितनी है y और b की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, लिख देना आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू इधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 64 है, 64 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 और प्लस का 6y, ये बचेगा हम लोगों के पास। अब 64 और 9 जोड़ लीजिए, इधर माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस का 64 और 9 जोड़ लेते हैं, तो 9 4 13, 13 3 हासिल आए 1, 1 और 7 हो जाएगा 7, तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। ठीक है, अब 100 में से 73 चला जाएगा तो कितना बचेगा 27, तो इधर तो 27 हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और अब इस द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण हम लोग बना देते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27, भाई इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस का y, अब 6 को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 27 आए और जोड़ने पर कितना है या घटाने पर आपका कितना है 6 है, तो 27 का क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं, 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 9 माइनस का 3। ठीक है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 6 बच जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 9 माइनस का 3 और माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 इक्वल टू 0। दो का हम लोग क्या बना लेते हैं जोड़ा, यहाँ से हमारे पास y कामन है तो y निकल के आएगा, तो y माइनस का 9 और माइनस का 3 कामन है, तो सॉरी प्लस है यहाँ पे हमारे पास, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3 कामन लेंगे तो y 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब y प्लस 9 एक बार है, y प्लस 9 यहाँ भी है, तो y प्लस 9 एक बार कामन ले लेते हैं, तो y प्लस 9 अगर हम लोग कामन ले लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा y माइनस का 3, y माइनस का 3 इक्वल टू 0, और ये 0 दोनों के लिए होता है, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, तो y बराबर माइनस का 9 हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी y की। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में -9 कामा 3 हो उस ऑप्शन को सही करिए, यहाँ तो -3 कामा 9 है, तब जबकि है नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, -9 कामा 3 यही ऑप्शन है, 9 कामा 3 यहाँ प्लस का है, -9 कामा 2 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। इतनी माथापच्ची आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो ये सब लिखने की आपको ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी चीज़, ये देखो, ये वाली चीज़ें आपको लिखने की बहुकल्पी में ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर ये मान लो क्वेश्चन आ जाए आप में और क्या बोलते हैं कि ये लिखने पे आ जाए, जैसे मान लो 2 नंबर में आ जाए, तो आप इतना लिखोगे तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट अगर फार्मूला जानते हो डायरेक्ट फार्मूले पे रखो और ऑप्शन निकाल लो, आपका वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अच्छा, दूसरा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देख लेते हैं हम लोग 2 मिनट के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अंकों की संख्या दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो इसका रूल क्या था कि 100 जो अंश में क्या लिखा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, हमें कहाँ लिखा होना चाहिए, हर में।
हर में लिखा हो अगर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा उतने बार दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 5 की पावर 125 किसका वर्ग है, 125 5 की पावर 3 का वर्ग है, इसका मतलब 3 बार अंकों की संख्या में आएगा। कह रहा है दशमलव के प्रसार में अंकों की संख्या में दशमलव के प्रसार में कितने अंक पे दशमलव आएगा, 3 अंक पे। इसका मतलब जो ऑप्शन में 3 है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे हम लोगों पे कितना लिखा है, यहाँ पे हमारे पास 3 लिखा है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा, क्योंकि 125 किसका वर्ग है, 5 की सॉरी वर्ग नहीं क्यूब है, तो 5 की पावर 3 है, तो 3 के बाद इसका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या सीखे कि हम लोग सीख गए कि पहला सीख गए और दूसरा सीख गए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं। देखिए 125 वाला समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है, और इसमें कौन सा सही है, इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे जगह नहीं, हम अगले पेज में चलते हैं। ठीक, अगला पेज देख लेते हैं। अरे भाई बन जाओ। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, कुछ देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा बड़ा नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए था बड़ा, हो नहीं रहा है। ठीक है, इसको सफा कर देते हैं। चलो आप समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, कह रहा है हमसे कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 156, 26, 13 और 6। तो पहले कह रहा है यदि 26 और 156 दो संख्या दे रखी हैं, कोई इस टाइप के क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा, दो संख्या दे रखी है, दो संख्या हमको कौन सी दे रखी है, एक 26 दे रखी है और एक संख्या दे रखी है हमको 156। ठीक है, और हमको उनका लासा दे रखा है, लासा हमको दे रखा है 156। तो हमसे क्या कह रहा है, मासा बताइए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं मासा बराबर, यही एकदम सॉल्व है। अगर ये ऑप्शन वाले हैं, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट टिक करो, नहीं आता है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और रफ में निकालना, रफ करने के बाद आप काट देना उसको। क्या करना है, हम जानते क्या है कि दो संख्या मासा गुणे लासा बराबर, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, मासा महत्तम समावर्तम गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हमको क्या दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 26 और गुणे 156। ठीक है, बराबर मासा कितना, मासा हमको निकालना है, और लासा कितना दे रखा है, लासा हमको दे रखा है 156। ठीक है, 156 से 156 का, या मासा बराबर क्या लिख सकते हैं, मासा बराबर कोई चीज़ गुणे में होती है तो कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से 156 क्या होगा, कट जाएगा। तो मासा कितना निकल के आ गया, मासा हमारे पास निकल के आ गया 26। मासा कितना निकल के आ गया, 26। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, इस तरह इतना लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखने वाले में 2 नंबर में आएगा तब ये इतना लिखना है, वरना आपको इतने पे खाली ये करना है, इतनी चीज़ें, और फटाफट इसका आंसर तेज़ी से करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखते हैं। तीसरा तो हो ही गया, चौथा देख लेते हैं हम लोग। तो चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा देखो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। ये क्वेश्चन आप में क्या है, कोर्स से निकाल दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पहले से ही निकाल दिए गए हैं, तो इसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा था, उधर कितना लगा के आए हम लोग, तीसरा, इधर लगा के आए हम लोग तीसरा, चौथा आपको करना ही पांचवा। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा कह रहा है यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात करो। अब a यहाँ पे a दे रखा है, किताब में k दे रखा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण कितना दे रखा है, समीकरण हमको दे रखा है, देखिए समीकरण हमको दे रखा है, समीकरण हमको दे रखा है 2x² प्लस का ax प्लस का 6 इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा। एक मूल हमको दे रखा है, एक मूल मान लेते हैं, वो मूल हमारे पास x है और x की वैल्यू हमको 2 दे रखी है, ठीक है। तो हमसे ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई सीधी बात है कि पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, इसमें उठा के रख देते हैं। एक मूल दे रखा है तो x के स्थान पे रख दो। तो अगर x के स्थान पे रखा जाए समीकरण में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस का 2a और प्लस का 6 इक्वल टू 0, 8 6 14, 2a प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 14, कोई चीज़ गुणे में होती है तो कहाँ जाती है, भाग में। तो माइनस का 14 बटे 2, 2 1 2, 2 7 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, डी। अब अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग, इसी पे देख लेते हैं क्योंकि जगह की बड़ी दिक्कत है, ठीक। तो इसको हम साइड में कर दे रहे हैं ताकि समस्या ना हो, इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर 8 और 2 है, संख्याएं होंगी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या क्या होंगी। तो चूंकि दो संख्या कह रहा है तो दो संख्या मान लेते हैं कि माना, ये क्वेश्चन नंबर कौन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर देख लेते कौन सा है, उसमें कट गया है, आप आंसर लेके बैठे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है जो हम लगाने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 5 था और ये है 6, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6, माना वह दो संख्या, माना वह दो संख्या x और y है। अगर ये लिखने में आएगा तो लिखना, वरना हम बता देंगे कितना करना है खाली। माना वह दो संख्या x और y है। प्रश्नानुसार ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योगफल आपको दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है, मतलब वहाँ संख्या योगफल मतलब प्लस x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, और x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। x माइनस वाई बराबर कितना रखा है, 2। अब विलोपन विधि हम पढ़ाएं आप लोगों को, ठीक है। तो ये y का निशान चेंज है, इसी को काट दो, तो इधर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 8 2 10, 2 1 2, 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ऑप्शन में ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, जिसमें x की वैल्यू 5 आती है वही ऑप्शन सही है, पहले देख लो, ठीक है। एक्चुअली में 2 आंसर होगा, लेकिन जिसमें 5 आता हो वही ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं कि देखिए, इसमें तो पहले में हमको दे रखा 6 कामा 2, तो ये हो नहीं सकता। 5 कामा 3, यहाँ यही है, 5 x की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। 7 1 है, 1 2 है, ये हो ही नहीं सकते। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो इसमें उठा के अगर समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे दो, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो x का मान अगर समीकरण 1 में रखा जाए तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा, x समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 8, तो यहाँ रखो x की वैल्यू तो 5 प्लस का y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और वही यहाँ पे है x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। लिखने वाले पे जब 2 नंबर में आए तब इतना लिखना है, और अगर कहीं ऑप्शन में, जैसे ये ऑप्शन में है, तो आपको खाली इतना लिखना है, मन में इतना कर लो जल्दी से, इतना मात्र, उसके बाद टिक लगा दो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने वाले क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इक्वल टू 0 के मूल हैं। मूल क्या होंगे भाई, मूल वो होंगे अगर हम लोग क्या करें, विविधकर निकाल लें, और विविधकर अगर 0 आ जाता है, विविधकर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो वास्तविक तथा मूल बराबर होते हैं। ठीक है, और बाकी सारी कंडीशनें होती हैं, वो आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते हो तो अभी हम बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमको एक समीकरण दे रखा है, समीकरण हमको दे रखा है, सीधा सीधा समीकरण दे रखा है 4x² प्लस सॉरी माइनस का है 4x² माइनस का 12x और प्लस का 9 इक्वल टू 0 के मूल पूछ रहा है। मूल क्या क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, शून्य। तो देख लेते हैं, इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 12, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब विविधकर हम लोग जानते हैं कि d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, वैल्यू रख देते हैं, तो d बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 12 है, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 9, तो d बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस 416, 16 9 144, ये भी 144 हो, 144 से 144 कट गया, तो d बराबर कितना आ गया 0। d बराबर 0 की स्थिति में ये होता है कि वास्तविक और मूल बराबर होते हैं, जो वास्तविक होता है वही बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी, शून्य नहीं लगाना है कि d बराबर आ जाए तो शून्य लगा दो ना, ये दूसरे कंडीशन में बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि जो दिया है उसको आप कंपेयर करोगे, d बराबर विविधकर लगा दोगे, b² माइनस 4ac, d बराबर 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, यहीं पे इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि 2 बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। बताओ कितना सिंपल आ गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अभी पढ़ा है। ठीक है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। 2 बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी बताना है हमको, फार्मूला पूछा है, फार्मूले पे रखना है खाली। तो पहले एक तो हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं ताकि हम समझा सकें अच्छे से। मान लेते हैं कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। ठीक है, तो हमको P के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3, 2,3 और y के इसके Q के निर्देशांक दे रखे हैं 4,1, 4,1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, अगर हम इसको x1 y1 लिख दें और इसको x2 और y2 लिख दें तो हमारा लोग का काम हो जाए। ठीक है, तो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी फार्मूला होता है √x2 माइनस x1। x2 कितना है 4, 4 माइनस का y2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर।
बराबर हो जाएगा अंडर रूट हिंदी, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो यहाँ लिख लेना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस वन वाई वन का होल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 का 2 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 1 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2। अब जिस ऑप्शन में 2 अंडर रूट 2 है वही हमारा आंसर होगा, 2 अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब कह रहा है समीकरण इतने का विविधकर होगा, तो विविधकर हम लोगों को ज्ञात करना, विविधकर के फार्मूले में रख देंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग, विविधकर क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे जगह बना लेते हैं और इसी पे देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। इसी को कहाँ शिफ्ट करें, क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, शिफ्ट कर रहे देते यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा जगह बन जाएगी तो आराम रहेगा, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि समीकरण हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि समीकरण दे रखा है, समीकरण हमको दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, विविधकर पूछ रहा है हमसे, तो फिर वही काम करना होगा कि हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो अगर तुलना करी जाए तो ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c इक्वल टू जी, इसकी तुलना होगी। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला जानते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, इस पे d बराबर रख देते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4a की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 से तो 3 चला गया, तो d बराबर कितना निकला, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 4 है, 4 से 4 कट गए, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0, और जिस ऑप्शन में 0 है उसको लगाओ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे तो 9 तक क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 10 से कहाँ चालू है। यहाँ भी 9 है, यहाँ 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि अब DB 7.2 सेंटीमीटर और AE 1.8 सेंटीमीटर, तो EC 5.4 सेंटीमीटर, तो AD बताइए। AD हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग कहो तो इसी में ज्ञात कर दें, चलिए हम अलग से बना लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा बनाने में, दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, जल्दी से देख लेते, टाइम नहीं लगाएंगे ये। ठीक, हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, देखो हमको दे रखा है ये BC है, ये BC है, ये हमारे पास DF है, ये हमारे पास DF है, और यहाँ पे A है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते, देखो का दे रखा है हमको, कह रहा है दिए गए चित्र में BC के समांतर, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है, रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB 7.2 है, DB मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7.2 है, 7.2 ये है, और AE है 1.8 ये है, और EC 5.4 है, E है, EC हमारे पास 5.4 है, तो ये हमारे पास 5.4 है। तो हमसे कह रहा है AD बताओ, ये वाली भुजा हमको बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय होती है, थेल्स क्या हो गया, थेल्स प्रमेय हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज की AD बटे DB
इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, यही तो पढ़े हैं। तो ए डी हमको निकालना है, तो ए डी ऐसे रहने देते हैं। और डी बी कितना दे रखा है, डी बी 7.2 दे रखा है, लिख देते हैं इज इक्वल टू ए ई 1.8 दे रखा है बटे ई सी 5.4 दे रखा है। यहाँ से तो दशमलव से दशमलव आराम से हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से दशमलव आराम से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डी बटे 7.2 इज इक्वल टू 18 का नंबर 18, 18 54। तो ये तो 1/3 हो गया। तो ए डी बराबर, ये कोई चीज़ भाग में होती है, गुणे में तो 7.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 3 से। यहाँ से हम लोग चाहें तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा सकते हैं। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 72/30। काट डालते हैं इसे, 2 से काट, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 15 दूना 30। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो ए डी बराबर आ गया 12/5, 12/5। अब देखते हैं ऑप्शन में तो भाई दशमलव में दे रखा है, तो 12 को हम लोग किससे भाग कर देंगे, 5 से। 5 दूनी 10 और ये हमारे पास 2 इधर शेष फल बचा, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये कट गया तो 5.4। तो ए डी बराबर कितना आ गया, ए डी आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2.4, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, वीडियो पोस्ट करके आप लोग लिख लो, इसे रिवीजन कर लो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हालांकि 11 कट चुका है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। ठीक है, स्टार जिस पे लगा है, देखिए ये स्टार लगा है, स्टार का मतलब है कि आपके कोर्स में ये नहीं है। ठीक है, लिखा क्या है, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, 3 का 9 और 4 का 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। 12 है कि चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। तो हमको क्या क्या दे रखा है, पहली बात तो दिया है क्या क्या दिया है कि हमको दे रखा है कि थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर हमको दे रखा है 30 डिग्री, और हमको ओ बी हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्यखंड का, चूंकि हम जानते हैं क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिज्यखंड मेंसुरेशन का है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश करो, ना लगे तब देखो इसे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू तो 30 डिग्री दे रखी है, बटे 360 है ही हमारे पास। पाई की वैल्यू 22/7 होती है हमारे पास। आर की वैल्यू 4 दी है, 4 गुणे 4। बस काम हो गया हमारा। अब जिसको नहीं आता होगा वो लगा ही नहीं पाएगा। करते हैं हम लोग, तो 0 से तो 0 कट गया। ठीक, और 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास हो गया 1/12 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 4, 4 एक अन्नम 4, 4 तिहाई 12। ठीक, 4 तिहाई 12। तो हमारे पास कितना बच गया, 22 गुणे 4 बटे 3 गुणे 7। अब ये नंबर कटने वाला तो है नहीं भाई, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 88 बटे 9 त्रिक 27। इसे 27 से हम लोग को क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब आप लोग भाग करना जानते ही हो, आराम से भाग हो जाएगा, और भाग करने के बाद तुरंत इसका ऑप्शन मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो भाग अगर आप लोग कर लो तो ठीक है, और भाग करते ही आपको मिल जाएगा। चलो हम करके दिखाते हैं। तो अगर 88 को 27 से भाग किया जाए तो 87 तिहाई 81, 27 तिहाई 81। अब 3 27 तिहाई 81 होता है भाई, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 3 दशमलव के समथिंग कुछ हो उसको, ठीक, अच्छा सॉरी 27 चौके जाएगा, 27 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक 28 के 8, हासिल आए 2, और 4 दूनी 8, 2 10, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 22 चौके 88 होता है, और 7 त्रिक 21 होता है, सॉरी 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक
21 होता है। ठीक है, ये 7 त्रिक 21 लिखना था, हमने धोखे से लिख दिया है 27। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 21 से भाग होगा तो 21 चौके 84। ठीक, इधर किधर बच जाएगा, 21 चौके, ये 21 है तो 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, 84 होता है। तो 8 में से 4 गया 4 और ये कट जाएगा तो दशमलव बढ़ाने के बाद 0 हो जाएगा और 21 दूना 42 होता है, जबकि 21 एकन्नम 21 जाएगा, 21 एकन्नम 21 ही जाएगा। तो 10 में से 1 गए 9 बच गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब कितनी बार जाएगा, तो हम ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन। अब बार इतने भाग करने 4.1 आया समथिंग, तो 4.1 4 ये हो नहीं सकता क्योंकि 4 सेंटीमीटर है। 4 दशमलव के बाद 9 आया है तो ये भी नहीं हो सकता, ये 5 ही है। तो एक ऑप्शन कौन सा सही है, खाली बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 9 बार जाएगा। ठीक है, अगर 9 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसकी समथिंग होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन होगा। अब इतना लगाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, अगर आपको आता है तो इतने पे फार्मूला डायरेक्ट लिखो और फट से इतनी कैलकुलेशन करके फट से ऑप्शन देखो। ऑप्शन भी देखना ज़रूरी है क्योंकि पूरा करने के बाद नहीं, देखो 4 बार गया है तो 4 के बाद देखो कितने बाई 4 है, उसके बाद दशमलव होता तो 4 दशमलव, ये ऑप्शन टकरा रहा था थोड़ा से, तो इसके बाद ये 9 बार ले गए हैं जबकि 1 बार गया, तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तो 12 ही है, 13 देख लेते हैं। ठीक, यहाँ 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2tan त्रिकोणमिति का है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। अब ऑप्शन है इन्फिनिटी, सॉरी ऑप्शन है हमारे पास 1 √2, 2 इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, तो हम अगर वैल्यू जानते हैं तो लगा पाएंगे, वैल्यू नहीं जानते तो नहीं लगा पाएंगे। तो 2tan 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस cos 30 जो साइन 60 की होती है वही cos 30 की होती है, तो cos 60 की होगी साइन 60 की होगी √3/2, तो cos 30 की भी होगी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है √3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे ही काट दो, प्लस माइनस में कट गए तो कितना बच गया 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो हो जाएगा 2 एकन्नम 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके कोर्स से स्टार लगा है तो इसलिए वो हटा है, लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 आप लोगों को करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, 14 हमको दे रखा है cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन है इन्फिनिटी, 1 -1 लिखा है और 0 1 लिखा है। तो इसमें क्या करते हैं कि 90 में से घटा देते हैं। तो ऐसा कुछ करते हैं कि लिखा वही चीज़ रहे, फिर 90 माइनस कितना लिख दें 23। अगर 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 ही लिखा, 1 से बोलते हैं और 1 से बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कास 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 23 डिग्री होगा। और सेम चीज़ है तो ये कट जाएंगे और इस टाइप करने से क्या आ जाता है हमेशा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। हाँ 15 की ओर देखते हैं, यहाँ बोर्ड खाली है तो 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या कह रहा है देखना, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। 15 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ताकि हम समझा अच्छे से सकें। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है नहीं पर हम बनाएंगे,
मान लेते हैं समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, मान लेते कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, मतलब ये कंफर्म कर दिया सी ए है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। फिर तो इसको ए दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं। ठीक है, ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, टेन ए बराबर √3। तो इसको ए ना लिख के लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा से ओ माय गॉड, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको ए कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है, लिखने में थोड़ा आसान रहेगा, समझाने में भी। ए बी और ये सी हो जाएगा। तो ये वाला कोण मान लेते हैं हमको ए है, तो यहाँ मान लेते हैं ए ही दे रखा है। ठीक, और ये हमको बी है, तो ये हम मान लेते हैं बी ही दे रखा है। ठीक, तो कह रहा है कि और हमको दिया है, क्या क्या दिया है ये लिखते तब हम लोग जब हमको क्या होता कि ऑप्शन ना होता, लेकिन आपको रिवीजन करना है, इसलिए आप लोग लिख लिख के ही प्रैक्टिस करो। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 10a बराबर हमको दे रखा है, 10a की वैल्यू हमको दे रखी है 1/√3। ठीक, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। मान क्या है कि साइन ए, ऑप्शन में क्या है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमका इसका मान निकालना है। अब एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, तो पहले हम त्रिभुज पूरा करें। सबसे पहला काम क्या है, त्रिभुज पूरा करना। तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से 10 का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार मतलब एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है और आधार की वैल्यू √3 है। ठीक, पहले कर्ण पता कर लेते, तो कर्ण कैसे पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर देखा जाए तो क्या होता है फार्मूला, k² बराबर a² प्लस l²। तो k की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता, तो k² बराबर a की मतलब आधार कितना है √3 का स्क्वायर, प्लस l की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो k अंडर में हो जाएगा, स्क्वायर जब जाएगा तो उधर अंडर में हो जाएगा, इस स्क्वायर से अंडर हटेगा 3 हो जाएगा प्लस का 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा √4, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये 2 निकल के आ गया। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। अब हमको क्या चाहिए साइन ए, हमको क्या चाहिए साइन ए, तो साइन ए निकाल लेते हैं हम लोग। तो हमको क्या चाहिए साइन ए। ठीक, तो साइन ए, चलो दूसरे पेन से लिख देते हैं साइन ए। अब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। अब हमको क्या करना है कॉस बी, तो कॉस बी पता करते हैं। तो कॉस बी में ये वाला हमारा आधार होगा, ये लंब होगा, और ये कर्ण, तो कर्ण दोनों स्थिति में रहता है। तो बी, कॉस बी के लिए क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है भाई, आधार तो ये है, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। उसी तरह फिर साइन हो गया, कास हो गया, कास ए चाहिए हमको, कास ए। तो कोण इसकी बात हो रही है, तो ए के लिए आधार यही बनेगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना रहेगा, आधार है √3 बटे कर्ण, कर्ण 2 ही है, और साइन बी चाहिए हमको। तो साइन बी कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब कितना बी के लिए लंब ये बनेगा, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। तो सब वैल्यू निकल के आ गई। अब सिर्फ हम लोगों को रखना है, तो हम लोग रख देते हैं आराम से। ठीक है, रखने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, हमारे पास निकालना किसकी वैल्यू है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 मल्टीप्लाई कास बी की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई साइन बी वैल्यू कितनी √3/2। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 2 सॉरी 1 1 1 1 जा 1 मतलब
एक एक अन्ना में एक, एक और 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। हाँ, तो ये 3 हो गया बटे 2 दूना 4, हर बराबर है तो एक बार लिख लेते हैं, 3 और 1 4, 4 बटे 4, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, तो कितना आ गया आंसर? 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सही है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अब हमारा लोग का? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा लोग का 15। अब क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुकल्पीय 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो शेष बचेंगे क्वेश्चन उनको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में सारणी दे रखा है, हमसे निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है। माध्य का फार्मूला हम तुम लोगों को बताएं, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उस पर रख के काट देना, आंसर हमारा लोग का आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? सारणी। तो सारणी बनाना इतना सरल तो है नहीं, तो क्वेश्चन जो सारणी वाले हैं इसको हम पूरा डिटेल से लगा देते हैं, अब टेंशन ना लो। ठीक है, तो सारणी वाला क्वेश्चन हम पूरा डिटेल से लगा देते हैं, आराम से ध्यान देना। एक सारणी ले लेते हैं हम लोग। भाई सारणी लेना पड़ेगा या तो सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी है कि नहीं हमारे पास? है तो चलो देख लेते हैं कितने बनाने हैं हमको? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, और नीचे है 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर तो हमको क्या चाहिए? 1 2 3 4, ये 4 हो गए, और नीचे चाहिए 1 2 3 4 5 6, 6 चाहिए, 3 ओ माय गॉड, नहीं ये गलत बन गई है। इंसर्ट में जाने के बाद इसको खोलते हैं, और इधर हमको 4 चाहिए, और इधर कितनी? 1 2 3 4 5 6, ये इसको हमें हटाना है, यहाँ लाना है। चलिए देखते हैं, वहाँ से लाते हैं इसको। ड्रॉ में जाने के बाद इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं। ठीक, और इसको हम क्या कर देते हैं? मिटाल देते हैं रबड़ से। ठीक, अब चलते देखते हैं हम लोग, ध्यान देना। कह रहा है हमको सारणी में कि निम्नलिखित का सारणी का माध्य क्या होगा। तो हमको क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है हमको। पहले में क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, लिख लेना। और यहाँ पे दे रखा है 0 से 10, 0 से 10, और 10 से 20, 10 से 20, थोड़ा बड़ा लेना था यार, 10 से 20, ठीक, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ये हो गया, समझना। और यहाँ पे हमको एफ आई दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो एफ आई, तो यहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं ताकि आ जाए। ठीक है, ये पेन ले लेते हैं। एफ आई दे रखा है हमको 3 6 9 8, 8 हो गया, 5, और यहाँ पे हमको 3 दे रखा है। उसके बाद हम लोग एक्स आई निकालते हैं। अब एक्स आई हम निकालना आप लोगों को सिखा चुके हैं। इन दोनों का जोड़ के आधा करना होता है, तो 0 10 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 15 हो जाएगा, 15 के बाद 25 हो जाएगा, 25 के बाद आपका 35 हो जाएगा, 35 के बाद आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
एफ आई एक्स आई का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 15 15 छक्का 90 हो जाएगा, गुणा कर लेना, उसके बाद 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, उसके बाद 175 हो जाएगा, 175 है यहाँ पे 175, और उसके बाद 135 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड इतना आसान तो है नहीं, इतना बड़ा नंबर, आप लोग कर लेना, क्या बोलते हो, कर लोगे, छोड़ दें, कहो तो हम छोड़ दें और कहो तो करवा दें। चलो हम करवा ही देते हैं, क्योंकि ठीक है करवा ही देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य को हम लोग एक्स से लिखते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। और जब इसको जोड़ेंगे तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स को जोड़ के 615 आएगा, क्या आएगा 615 आएगा, और बटे सिग्मा एफ आई कितना आएगा, टोटल 25 आएगा। जब इससे मल्टीप्लाई काटेंगे डिवाइड करेंगे तो एक्स बार बराबर आएगा, आप कर लेना 24.6 समथिंग कितना आ जाएगा, 24.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेना, यहाँ पे एक खाना और बनेगा, इसको जोड़ लेना और सिग्मा एफ आई जोड़ लेना। बस सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 25 है, और ये हमारे पास कितना है टोटल 615 है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना 26.6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कितना हो गया 24.5। 51 मिनट की वीडियो बन गई और कट भी गई, का बाप रे बाप, हम तो मर ही गए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल ही रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 16 हो गया, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर 17 नंबर तो हटा रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 हटा रखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 17 हमको स्टार लगा कर रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ठीक है, तो ये हटा रखा है तो छोड़ो हटाओ। फिर 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर हमको क्या दे रखा है, 18 नंबर देख लेते हैं हम लोगों का दे रखा है। 18 नंबर हमको दे रखा है एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बताइए। तो एक बेलन बना है, बेलन देखते हैं हमारे पास सही कि नहीं है। अगर बेलन नहीं है तो बनाना पड़ेगा, बेलन बनेगा नहीं इससे ना, बेलन नहीं बन रहा है, इसे हटाना पड़ेगा। बेलन नहीं है मान लेते हैं, तो बेलन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए हम बेलन बनाते हैं, थोड़ा दिक्कत रहता है लेकिन धीरे धीरे सब समस्या का समाधान होगा। हम कोशिश करते हैं बेलन बनाने की। ठीक है, एक ये हो गया, एक और ले लेते हैं इसी साइज का एकदम, बस अब टाइम नहीं लगाएंगे। ये बेलन बन गए हमारे पास। ठीक, ये क्या कह रहा है ध्यान देना, कह रहा है कह रहा है कौन सा नंबर है 18 नंबर, 18 नंबर ये। ठीक है, कह रहा है हमसे कि एक आयताकार कागज है, आयताकार बना लेते हैं ताकि और समझाने में अच्छा रहे। मान लेते ये आयताकार कागज है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 22 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई है, इसे 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है को मोड़कर एक खोखले बेलन के रूप में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमको दे रखी, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हमको दे रखी है।
एच की वैल्यू हमको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, दे कि नहीं, इसकी फोल्ड किया तो बेलन की त्रिज्या बताओ। इसी को घुमा के बनाया, इसको रोल कर दिया गया, इसका ये हमारे पास व्यास दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको क्या दे रखी है, व्यास। व्यास नहीं, ये परिधि है, ये जो ये फोल्ड होगा तो ये परिधि बनेगी, क्या बनेगी, परिधि। तो परिधि बनेगी तो पहले परिधि से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, आर की वैल्यू ही हम लोगों को पता करनी है, तो आर ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और वृत्त की परिधि हमको कितना दे रखी है, वृत्त की परिधि हमको कितनी दे रखी है भाई, वृत्त की परिधि हमको 22 दे रखी है, तो ये 22 लिख देते हैं, ठीक। वृत्त की परिधि टोटल हमको 22 दे रखी है, 22 से 22 आपका गया, ठीक है। तो आर बराबर ये 7 उधर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यह 7/2 लिखो, तो आर बराबर 7 का आधा कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, 3.5, ए वाला सही है। क्या सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह 18 भी निपट गया। 18 के बाद 19 चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या है, देखो 19 कह रहा है निम्नलिखित सारणी में माध्यक ज्ञात करो, निम्नलिखित माध्यक वर्ग ज्ञात करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है माध्यक वर्ग, सीधा सीधा हमको माध्यक वर्ग कह रहा है, माध्यक वर्ग बता दो और कुछ ना बताओ, हमको माध्यक वर्ग बता दो 19 नंबर। तो माध्यक वर्ग अगर हम लोगों को बताना है, निम्नलिखित सारणी में माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग बताना है, तो माध्यक वर्ग कौन हो सकता है, माध्यक वर्ग तभी पता चल जाएगा जब हमको फ्रीक्वेंसी पता चलेगा। बोलो, जब हमको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा उसके बाद हम माध्यक वर्ग भी पता लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालना आप लोग जानते ही हो आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यहीं पे बनाते हैं और आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत घंटे, 1 घंटे की वीडियो बनने वाली है, ठीक। तो इसी में हम संशोधन कर दे रहे हैं, ठीक। आप लोग फेयर में इसे बना लीजिएगा आराम से। तो हमको क्या देर का बारह सी एफ निकाल लेते, सी एफ 7 का 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, ये दिखते ही नहीं है, 7 5 12 हो गया, और 7 5 12 12 और 16 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 1 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 6 का हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 7 का 7 हो गया, और यहाँ पर 7 5 12 हो गया, और 6 2 8, और 1 1 2 28 हो गया, और 12 और 8 8 2 10 के 0 हासिला 1 1 3 1 4 40 हो गया, 40, और 40 2 42, ये 42 हो गया। अब पहले सबसे बड़ा क्या मिल जाए हमको, n मिल जाए, n के बाद ही हम n/2 निकाल पाएंगे। तो n/2 क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ा जाए तो कह रहा है कि 7 5 12, इसको जोड़ लेते हैं, टोटल 42 आएगा। तो 42 का आधा कर लेते हैं, तो 2 1 2 2 1 2 2 1 21, तो ये टोटल निकल के आएगा 42। क्या निकल के आएगा, 42। तो n/2 मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 21। अब 21 से बड़ा नंबर जस्ट कौन है, 28। 28 के सामने वाला होगा ये आपका, ठीक है। वर्ग अंतराल में कौन हो जाएगा, वर्ग अंतराल में ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन है सी नंबर, ऑप्शन 20 से 30, और 20 से 30 ही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। 20 से 30 कौन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 से 30, ये सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट है। हम मिटाल के आपको दिखाते हैं, ये वाला 20 से 30 आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 19 भी हो गया। अब आपका बचा 20 का जल्दी से देख लेते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 20 नंबर कह रहा है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः इतना और इतना है तो इसका बहुलक ज्ञात करो। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हम अगली वीडियो में 20 नंबर बताएंगे और क्या बोलते हैं उसका, और आगे खंड बा, आगे का चलेगा खंड बा, और खंड बा के प्रश्न भी बताएंगे सारे, खंड बा के, और खंड जो भी अगला होगा खंड बा है और खंड सा है, खंड सा भी है, उसके भी पूरे क्वेश्चन पूरा का पूरा बताएंगे, ठीक है। खंड बा ही है और उसके सारे क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन करो, उसके बाद अगली वीडियो में हम सारा कुछ बता देते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।